सरिता के जेठ जेठानी स्वभाव के बहुत खड़ूस थे। सरिता का पति बीमार रहता था, इसलिए वो खेतीबाड़ी का काम नहीं कर पाता था। इसी बात का फायदा उठाकर सरिता के जेठ राजेश्वर ने सारी जमीनें अपने नाम कर ली और छोटे भाई रामेश्वर को एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। रामेश्वर उस बंजर जमीन के टुकड़े पर कोई फसल नहीं उगा पाता था, इस कारण वो बहुत गरीब हो गए। रामेश्वर पहले ही बीमार रहता था, इस कारण ज्यादा काम नहीं कर पाता था, इसलिए सरिता उसकी इस काम में मदद करती थी। कुछ नहीं मिलेगा सरिता इस जमीन पर। हम जितनी मर्जी खेती कर लें, हल चला लें, पर ये बंजर जमीन हमें कोई फल सब्जी नहीं देगी। राजेश्वर भैया ने हमारे साथ धोखा किया, मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मेरे से जमीन जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। क्या करूंगा जीकर इस दुनिया में जब भाई ही मेरा नहीं रहा। ऐसा न कहो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। चल अब घर चलते हैं, शाम होने को आई है। बंजर जमीन के कारण रामेश्वर बहुत ही परेशान रहने लगा था। घर में खाने को लाले पड़ गए थे। नहीं भाई, इस जमीन के तो मैं तुम्हें कोई दाम नहीं दूंगा। ये तो बंजर जमीन है, अगर मैं तुमसे खरीद भी लूं तो आगे कोई भी नहीं खरीदेगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा भाई। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, कैसे घर चलेगा। सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं जेठानी जी के घर से थोड़ी मदद मांग लूं, क्या पता वो मदद कर दे। सरिता, तुम उन्हें नहीं जानती हो। राजेश्वर भैया मेरे सगे बड़े भाई होकर मेरी मदद करने के लिए नहीं आते तो भाभी कैसे मान जाएंगी। रामेश्वर के कहने पर सरिता मालती के घर नहीं जाती, पर एक दिन रामेश्वर की तबीयत बहुत खराब थी। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। सरिता को दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी जेठानी के घर मदद के लिए जाना पड़ा। देख सरिता, अगर तुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए तो वो मैं तुझे दे सकती हूँ, पर बदले में तुझे मेरे घर काम करना पड़ेगा। वो ऐसा है ना, मेरी काम वाली आजकल छुट्टी पर है, तो घर के बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना करना सब तुझे ही संभालना पड़ेगा। तभी मैं बदले में तुझे पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोल। ठीक है भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे पैसे जरूर दे देना, मुझे बहुत जरूरत है। उस दिन से सरिता अपनी जेठानी मालती के घर नौकरानी का काम करने लगी। मालती सरिता पर बहुत अत्याचार करती थी। सारा दिन काम करवाकर शाम में उसको 20 रुपए पकड़ाती थी। सरिता मजबूर थी, इसलिए वो काम करती रही। एक दिन सरिता अपनी जेठानी के घर काम कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और कुछ मांगने लगी। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओ अम्मा, आगे जाओ, ये कोई दान धर्मशाला नहीं है जो यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा। पता है अनाज कितना महंगा है। तुम भिखारी और गरीब लोगों को अगर ऐसे ही मैं रोटी सब्जी बांटती रही तो मेरा घर तो जल्दी खाली हो जाएगा। जाओ जाओ, माफ करो। जेठानी जी, लगता है बेचारी बहुत भूखी है। रोटी के डिब्बे में रात की 2 रोटियां रखी है, वो कोई भी नहीं खाएगा। अगर कहो तो वो मैं इन बूढ़ी अम्मा को दे दूं। पता भी है 2 रोटियां कितनी महंगी है। एक शर्त पर देने दूंगी, अगर तू वो 2 रोटियां देना चाहती है तो आज के 20 रुपए तुझे नहीं मिलेंगे, वो तुझे कटवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आज मुझे पैसे मत देना, पर इन बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने के लिए दे दो। सरिता की जेठानी मालती उस बूढ़ी औरत को रोटी दे देती है और बदले में उस दिन सरिता के पैसे काट लेती है। सरिता शाम को काम खत्म करके जब घर जा रही थी तब वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा मिली। बेटी, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए अपनी जेठानी से अपने पैसे नहीं लिए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर भी सदैव उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, अब तो मैं बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। कब तक मैं जेठानी जी के ताने सुनूंगी? काश हमारी बंजर जमीन पर खेती हो जाती तो आज हम भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते। सरिता उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये 5 भिंडी है। अपनी बंजर जमीन पर 5 जगह एक एक भिंडी बो देना, फिर अगले दिन तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सरिता को 5 भिंडी देकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। सरिता भिंडी लेकर घर आ गई। बूढ़ी अम्मा के कहे मुताबिक सरिता ने 5 भिंडी अपने बंजर खेत पर अलग अलग बो दी। सरिता, इन 5 भिंडियों से भला हमारी बंजर जमीन पर ये थोड़ी है कि भिंडी की खेती हो जाएगी। अरे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुमने पूरा दिन भाभी के घर इतनी मेहनत की और जो पैसे कमाए उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। अरे सरिता, तुम अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो। अब तुम क्या बनाओगी और क्या खाओगी, बताओ।
कोई बात नहीं जी, बूढ़ी अम्मा ने प्यार से दी थी। कई बार बड़ों के आशीर्वाद में ईश्वर के आशीर्वाद जितना असर होता है, इसलिए मैंने उन भिंडियों को खेत में बो दिया। बाकी थोड़े से चावल रखे हैं, आज आप और मैं मिलकर वही खा लेंगे। सरिता और रामेश्वर उस रात चावल उबाल कर वही खाकर सो गए। अगले दिन सरिता जब सोकर उठी तो उसकी नजर बंजर खेत पर गई। उसने देखा उसके खेत में सोने की भिंडी उगाई हैं। सरिता खुशी से झूम उठी। सुनो, जल्दी बाहर आओ, वो देखो हमारे खेत में सोने की भिंडियां उगाई हैं। हाँ सरिता, सचमुच हमारे बंजर खेत पर तो सोने की भिंडी की खेती हो गई है। ये सब कैसे? लगता है वो बूढ़ी अम्मा जरूर कोई भगवान का अवतार थी, तभी उन्होंने कहा था कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से इन भिंडियों को तोड़ लेते हैं। हाँ, चलो। सरिता और रामेश्वर मिलकर सोने की भिंडियां तोड़ लेते हैं। रामेश्वर उस सोने को बाजार में बेच देता है। सरिता ने उन बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर कहते हैं ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद को आए ये कोई नहीं जानता। हमारे पास उन बूढ़ी अम्मा की कृपा से सब कुछ है। हमारे सारे दुख के दिन दूर हो गए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीबों के लिए एक धर्मशाला खोलें, जहाँ पर मुफ्त खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह का प्रबंध हो। तुम ठीक कह रही हो सरिता, मैं आज ही इस बारे में गांव के जमींदार साहब से बात करता हूँ। रामेश्वर के पास अब बहुत सारे खेत थे, पर उसने अपने भाई भाभी से बिल्कुल नाता तोड़ लिया था, क्योंकि मालती ने जो सरिता की मजबूरी का फायदा उठाया था वो भूलने वाली बात नहीं थी। धर्मपुर गांव का किसान सुभाष अपनी पत्नी रेखा के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेतों में तरह तरह के सुगंधित फूलों की खेती किया करते थे और उन फूलों से परफ्यूम बनाकर बेचा करते थे, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। उनकी तरक्की देखकर गांव का मुखिया जसवंत जल भुंजाया करता था। सुभाष की कामयाबी देखकर जसवंत कहता है, मैं इस गांव का मुखिया, इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ, और ये सुभाष तो मेरी बराबरी करना चाह रहा है। अब से मैं भी परफ्यूम की फसल की खेती करूंगा और उस सुभाष को तो मैं फसल उगाने ही नहीं दूंगा। वो कैसे मालिक? ये कैसे संभव होगा? ये लो, इस बोतल में जहरीली दवा है, जाकर डाल दो सुभाष के खेतों में। इसके बाद फसल तो क्या, बल्कि उसकी जमीन भी बंजर हो जाएगी। आधी रात को जसवंत का नौकर रामू सुभाष के खेतों में जाकर जहरीली दवा डाल देता है और उसकी सारी फसल को बर्बाद कर देता है। अगले दिन सवेरे जब सुभाष अपने खेतों पर आता है तो अपनी फसल को बर्बाद देखकर बहुत दुखी होता है। पता नहीं रेखा, हमारी फसल को किसकी नजर लग गई। सूखी लकड़ियों के अलावा खेत में कुछ भी फसल नहीं हो रही। फूलों की सारी फसल खराब हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है जी? हमने तो खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ भी डाली थी, लेकिन फिर भी हमारी फसल खराब हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आज मैं अकेले ही खेत पर जाता हूँ और कुछ बीज बोकर आता हूँ। इतना कहकर सुभाष अपने खेत में जाता है और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद बीज बोकर रात को घर वापस आता है। सुभाष के घर पहुंचने के बाद रामू फिर से उसके खेतों में जाकर जहरीली दवाई का छिड़काव कर देता है, जिससे उसकी फसल फिर खराब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे सुभाष की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अब उनके घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे हालात में सुभाष गाँव के सेठ धनपत से कुछ पैसे उधार लेने जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। घर में राशन पानी सब खत्म हो चुका है। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। ये लो, पूरे 10,000 हैं, लेकिन हाँ, सूद समेत पूरे 12,000 वापस लूंगा। हाँ जी मालिक। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुभाष और रेखा अपने बंजर खेतों में बैठे हुए थे। अपने खेतों को बंजर देखकर वो दुखी मन से धरती माँ को याद करते हैं और उनसे अपनी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे माँ, हमने सदैव सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है और हर साल नवरात्रों पर आपको अपनी फसल के फूलों का सुगंधित इत्र ही अर्पित किया है, और इस बार भी हमारी यही इच्छा है कि हम अपनी फसल का परफ्यूम ही आपको अर्पित करें। हे माँ जगत जननी, मैंने तेरी हमेशा ही सेवा की है। हे माँ, अब तेरा ही आसरा है। हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल माँ, हमारी परेशानियों को दूर कर माँ। और तभी वहाँ धरती माँ प्रकट हो जाती है और कहती है, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने हमेशा ही मेरी सेवा की है और मुझे याद किया है। यह लो बीज और अपने सारे खेतों में इन्हें डाल दो। अब से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी।
इसके बाद दोनों अपने सारे खेतों में बीजों को डाल देते हैं और अगले दिन सुबह जब अपने खेतों में आते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका पूरा खेत परफ्यूम की खेती से भरा पड़ा था। हर जगह अलग अलग खुशबूदार परफ्यूम की शीशी लटकी हुई थी। हे माँ, तेरी जय हो, तूने तो हमें धन्य कर दिया माँ। ये नजारा देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। तभी रेखा परफ्यूम की एक बोतल निकालती है और उसकी सुगंध से तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। परफ्यूम की इतनी अच्छी महक तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद तो मानो सुभाष और रेखा की लॉटरी लग गई। हर जगह उन्हीं के परफ्यूम के चर्चे होने लगे। शहर की बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां सुभाष को आकर ऑर्डर देने लगी। सुभाष की एक बार फिर से इतनी तरक्की देखकर मुखिया जसवंत जल भुन जाता है और अपने नौकर से कहता है, अरे रामू, लगता है एक बार फिर सुभाष को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया। पर वो कैसे मालिक? अगर हम उसके खेत से फसल उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो फसल में से परफ्यूम की बोतल भी तो चोरी कर सकते हैं। क्या मतलब मालिक? मतलब ये कि आज रात ही हम उसके खेत में चोरी करेंगे, फिर उसकी सारी परफ्यूम की बोतल तोड़कर हम अपने ट्रक में डाल लेंगे और शहर जाकर रातों रात बेच आएंगे। उसके बाद उसके खेतों में आग लगा देंगे। हम एक बार फिर अमीर हो जाएंगे और वो फकीर। आधी रात होते ही जसवंत रामू के खेतों में पहुंच जाता है और परफ्यूम की शीशी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो शीशी टूटती ही नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये बोतल निकल क्यों नहीं रही? अरे रामू, जरा तू निकाल तो। अरे ये कैसी फसल है मालिक? ये बोतल तो निकल ही नहीं रही। न जाने कौन सा जादू टोना करके रखा है सुभाष ने खेत में। अब क्या करें मालिक? करना क्या है? अगर ये परफ्यूम की बोतल हमारी नहीं हो सकती तो सुभाष की भी नहीं होगी। पर वो कैसे मालिक? और तभी जसवंत एक बड़ा सा डंडा उठाता है और जोर जोर से परफ्यूम की बोतल पर मारने लगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मोटे डंडे से भी बोतल नहीं टूटती। फिर वो पत्थर लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर से भी नहीं टूटती। और तभी अपनी गाड़ी से गुजर रहा सेठ धनपत भी वहाँ पहुँच जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी कुछ नहीं, हमें लगता है सुभाष की फसल फिर खराब हो गई है। हम वही चेक कर रहे थे। हम दोनों से तो ये बोतल नहीं निकल रही, जरा आप कोशिश कीजिए। तभी सेठ धनपत भी परफ्यूम की बोतल निकालने की कोशिश करता है, पर उससे भी नहीं निकलती और कुछ ही देर में वहाँ सुभाष और रेखा भी आ जाते हैं। अरे सुभाष, मुझे लगता है तुम्हारी फसल फिर खराब हो गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? हाँ देखो तो, ये बोतल इस फसल से अलग ही नहीं हो रही। फिर जैसे ही रेखा और सुभाष परफ्यूम की बोतल तोड़ते हैं तो वो आसानी से उनके हाथ में आ जाती है। ये चमत्कार देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया। इसका मतलब कि इन परफ्यूम की बोतलों को सिर्फ इसके मालिक सुभाष और रेखा ही तोड़ सकते हैं। अगर और कोई कोशिश करेगा तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सेठ धनपत का कहना बिल्कुल सही था। अब सुभाष को ना तो खेत की रखवाली करने की जरूरत पड़ती और ना ही बीज बोने की। धीरे धीरे सुभाष का व्यापार देश विदेश में फैल जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर और अमीर होता जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।